हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो आइए जल्दी से हम लोग इंडियन इकोनॉमी का एक क्विक रिवीजन करेंगे सारे ही चैप्टर्स का। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, इनको चेक करते हुए हम लोग पूरा रिवीजन कर देंगे फटाफट से। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के संग। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें हमने बात करी है कि इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हमारे देश की क्या स्थिति थी, किस तरह की पोजीशन थी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखो, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का पॉइंट गिवन है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं लिए कि इससे हमारे देश का जो इनकम है वो इंक्रीज हो पाए। लेकिन कुछ इंडिविजुअल थे, कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने कुछ कुछ कोशिश करी और इनकम को मेजर करा, बट उनके रिजल्ट्स इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। और उन स्कॉलर्स के नाम थोड़े से याद रखना, जैसे कि VK RV राव, RC देसाई, ठीक है, विलियम डिकबाय, फिंडले शिरस, दादा भाई नरोजी। ये कुछ लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने का काम किया। लेकिन उन सभी के एस्टिमेट्स में से जो VK RV राव थे, उनके जो एस्टिमेट्स थे उनको सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और एक्यूरेट कंसिडर किया गया था। ठीक है, एक्यूरेट कंसिडर किया गया। अच्छा, इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था तो उसमें मेजोरिटी लोग लगे हुए थे, जैसे कि 75% लोग एग्रीकल्चर में ही थे। बट ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन गया। तो स्टेगनेशन के रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहले एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहा था, यानी कि जमींदारी सिस्टम, जिसमें टीनेंट्स यानी कि जो फार्मर्स थे उनसे एक्सेसिव रेंट चार्ज किया जाता था और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है जी, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स का तो शॉर्टेज हो गया और फेमाइंस देखने के लिए मिल रहे थे फार्मर्स की, और ज्यादा खराब कंडीशन होती जा रही थी। तीसरा था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कम था किसी भी चीज में, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, इरिगेशन फैसिलिटी हो, टूल्स हो जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर पाओ। तो इन्वेस्टमेंट नहीं था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी काफी लो था, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, मतलब कि हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन के रह गए ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम लोगों को टू फोल्ड मोटिव यहाँ पे समझना है। ठीक है जी, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, एक तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसके लिए हम फेमस थे उसको खत्म कर दिया गया, उस पर काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी गई, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री या कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे पास थी नहीं। ठीक है, GDP में कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा था। और जो पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर था, वो भी कुछ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। अगर आपको रियलिटी पता हो तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरह की गवर्नमेंट थी और किस तरह से चीजें होती थी। ठीक है, सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो खत्म हो गया था। ठीक है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो मेजोरिटी फॉरेन ट्रेड था, 50% फॉरेन ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के संग ही चलता था। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी ऑन कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टेरिफ, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगाया था, और इंडिया के फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था इसने। तो हम एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, यानी कि रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटेन की मोनोपोली थी हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था वो भी ब्रिटिशर्स अपने खुद के पर्पस के लिए ही यूज करते थे, जैसे कि कोई अगर इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट कराना है तो ये एक्सपोर्ट सरप्लस यूज किया जा रहा था। अगर ब्रिटेन को कोई वॉर लड़नी है तो उसके लिए जो खर्चे होते थे उसमें भी हमारे देश का सरप्लस यूज हो रहा था। ब्रिटेन के जो ऑफिस होते थे उनको सेटअप करने का कॉस्ट भी इन्हीं सरप्लस में से यूज कर रहे थे। ठीक है, और एसेंशियल कमोडिटीज की स्कैरसिटी थी। ओके, इसके बाद है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों ही सेक्टर में कितने कितने लोग एंगेज्ड हैं, दैट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें अराउंड 70 to 75% लोग थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। बाकी रीजन वाइज अलग अलग चीजें थी, कि जैसे कि स्टेट्स थे उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। इन तीन स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स इंक्रीज हुआ था। और कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में जो वर्क फोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज होती दिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने जस्ट अपने फायदे के लिए ही, जैसे कि रेलवेज, रोड्स, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। तो ये सब डेवलप किया गया था ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के पर्पस को सर्व करने के लिए, कि जो
ट्रेडिंग है वो इजी हो पाए इंडिया से ब्रिटेन तक, है ना, कोई मोबिलाइजेशन हो पाए आर्मी का, कि आर्मी इजिली इंडिया से ब्रिटेन मूव कर पाए। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था ताकि ब्रिटेन हमारी कंट्री पे एडमिनिस्टर कर पाए, मॉनिटर करके चल सके। ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, सेंसस आया था 1881 में, और 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कंसीडर करते हैं। मतलब 1921 के बाद से पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई थी इंडिया की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या था कि हमारे देश का इंडिपेंडेंस से पहले एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी कम था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, लो लिटरेसी रेट था, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, बर्थ रेट डेथ रेट भी काफी ज्यादा था, हेल्थ फैसिलिटीज थी नहीं, और गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी। ओके जी, ये है चैप्टर 1। इसके बाद चैप्टर 2 चलते हैं 1950 से 1990, कि जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद 40 साल तक किस तरह की सिचुएशन रही। तो सबसे पहले था इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम जिसमें हम कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है। तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट क्या है, जिसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है या जो कंट्री के ऊपर कंट्रोल है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल जिस कंट्री में होता है उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा होता है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो कंट्री है उस पे जो कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर है, यानी कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा। सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। दिस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके काम करते होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिया में यही सिस्टम फॉलो होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, कि हमें अपने देश को हमने आजाद करा, आजाद कराया, तो अब ये आपको प्लान करना है कि हम किस तरह से चीजों को स्टेबल कर पाए, है ना, एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को हम तरीके से यूज भी कर पाए और सभी चीजें अच्छे से हो पाए। दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, और 5 ईयर प्लान में 4 गोल्स थे। एक था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब कि हमें कंट्री की रियल जीडीपी को इंक्रीज करने के बारे में सोचना है। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि कंट्री में हम टेक्नोलॉजी को यूज करें और सोशल आउटलुक में चेंज लेके आए। तीसरा है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आपको फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना है और सेल्फ रिलायंट बनना है। एंड इक्विटी का मतलब कि जितने भी प्रोडक्शन हुआ है उसका बेनिफिट सबको मिले। इक्वालिटी प्रमोट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इन इक्वालिटीज को कम करके चलना है। दैट कम्स अंडर इक्विटी। ठीक है, तो ये 4 गोल्स हो गए, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। राइट। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी काफी कम थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, हम लोग रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि खुद के लिए ही बस प्रोडक्शन करते थे कि अपना खुद का कंजम्पशन चल पाए, इसी के लिए हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, और मार्केट में सेल करें इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा था। ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग के, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, और लैंडलॉर्ड और टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा चल रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कुछ रिफॉर्म्स आए, जिसमें हम बात कर सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, कि लैंड की ओनरशिप में चेंज लेके आना। इंटरमीडियरीज, जमींदार के पास जो जमीनें थी उनको हटा के हमें फार्मर्स को देना है। तो इसमें दो हैं, एक तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज यानी कि जितने भी जमींदार हैं जो जमीनों पे कब्जा करके बैठे थे उनको हटाओ, और जमीन किसको दो, उन पुअर फार्मर्स को जो प्रोडक्टिव फार्मिंग कर सके। ठीक है। रेंट को रेगुलेट करना है, जो कि जमींदारी सिस्टम में चल रहा था, उसको रेगुलेट करो। ठीक है। इसके साथ साथ लैंड सीलिंग लगाई गई थी। लैंड सीलिंग का मतलब एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई, कि आप एज एन इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ लैंड होल्ड कर सकते हो। उससे एक्स्ट्रा जितना भी लैंड होगा वो गवर्नमेंट ले लेती थी और पुअर फार्मर्स को प्रोवाइड करती थी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सी में आया था एक और रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, किसके थ्रू, न्यू HYV सीड्स के थ्रू। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के थ्रू हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे, और यही था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में आया, पहला 60s to 70s और दूसरा 70s to 80s। 60s to 70s में कुछ ही स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा देखने के लिए मिला था, जैसे कि पंजाब। बट सेकेंड फेज में ओ ऑल ओवर इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट नजर आया था।
ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है कि एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है, कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ। दूसरा हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की तरफ भी चले गए, मार्केटेबल सरप्लस देखने के लिए मिला, मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। बफर स्टॉक मेंटेन हो पा रहा था क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, और जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे उनको बेनिफिट मिल रहे थे। फेलियर्स ये थे कि हम लोग सिर्फ कन्फाइंड थे फूड क्रॉप्स तक ही, कवरेज इसकी लिमिटेड थी, और जो हमारे इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, सीड्स यूज होते थे, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते थे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही थी अमंग द फार्मर, और साथ ही पेस्ट अटैक का डर भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, पेस्ट अटैक। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हो गए। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आई, जैसे कि कैपेसिटी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रॉपर नहीं चल रहा था, रीजनल इम्बैलेंस थे, पब्लिक सेक्टर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। सो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें क्या था, इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में सारी की सारी पब्लिक इंडस्ट्रीज डाल दी, 17 इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। शेड्यूल बी में टोटल 12 पब्लिक इंडस्ट्रीज डाली, अगेन गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, बट प्राइवेट सेक्टर साथ में सपोर्ट कर सकता था। और शेड्यूल सी में हमने सारी रिमेनिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज को शेड्यूल सी में डाल दिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के थ्रू बेसिकली पब्लिक सेक्टर तो प्रॉपरली काम कर नहीं रहा था, गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कैसे किया, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कोई भी नई इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करनी है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी था, लाइसेंस लेना मैंडेटरी था। और अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो वहां पे लाइसेंस लेना थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है। ओके, देन इसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, कैपिटल कम लगता है, और आप एम्प्लॉयमेंट भर भर के जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इसमें 1 करोड़ तक का ही रहता है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल कम चाहिए, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये एक अच्छा सोर्स है, ठीक है जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे अच्छा आउटपुट देखने के लिए भी मिलेगा, गवर्नमेंट से सब्सिडीज भी मिलती हैं, कंसेशंस भी मिलते हैं, जिससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। इसके बाद देखो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो फॉरेन ट्रेड में अगेन चीजें सही से नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, एक तो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन, हमारा मेजोरिटी ट्रेड तो ब्रिटिशर्स के संग चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया था, तो इसलिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई 1991 में। अप टू 1991 गवर्नमेंट ने फॉलो करा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या था कि इंपोर्ट्स को हमें कम कर देना है, जिससे हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट कर पाए, और इसमें दो चीजें आई थी, एक तो टेरिफ और दूसरा कोटास। तो टैरिफ और कोटास के थ्रू हमने इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करा विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में हमारी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही थी, जो गवर्नमेंट थी वो अपनी बोरोइंग्स को रीपे नहीं कर पा रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफी ज्यादा कम थे, हम लोग डेट ट्रैप की सिचुएशन में थे, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे मतलब इन्फ्लेशन, और इम्पोर्ट्स भी काफी ज्यादा हाई थे, जिसकी वजह से बीओपी हमारा डेफिसिट में जा चुका था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हम पहुंचे लोन लेने, और लोन लेने की जगह हमें वहां पे एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा अंडर द प्रेशर, ठीक है। सो एलपीजी पॉलिसी आई, उसमें दो मेजर्स हैं, सबसे पहले स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं कि जितना भी बीओपी में डेफिसिट है हम उसको सही कर पाए, इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर पाए, तो ये आते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, हमारे देश की एफिशिएंसी बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना है, तो ये किसमें था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, ठीक है। अब एलपीजी, सो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर के, लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, उन सबको यहाँ पे रिमूव किया गया है,
ठीक है। सो एंट्री और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस को खत्म किया अंडर लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके हमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना है। और ग्लोबलाइजेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि हम सिर्फ अपने देश में ही ट्रेड ना करें, बाकी देशों के संग भी हम लोग ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट्स हो पाए, कैपिटल बन पाए। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आपकी जो ग्लोबल रीच है वो इंक्रीज हो पाए। ठीक है। सो फीचर्स में देखो, लिबरलाइजेशन में यही लिखा है कि कंपटीशन इंक्रीज हो, फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन बने, डेट ट्रैप कम हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से हो पाए, और हमारा मार्केट साइज भी एक्सपैंड होगा। रिफॉर्म्स कौन कौन से आए थे लिबरलाइजेशन के अंडर? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। उसमें क्या हुआ था, एक तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज बताई बचाई जिसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी था। पब्लिक सेक्टर के रोल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि कम कर दिया। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज बची थी जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर आएंगी। जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनके लिए डी रिजर्वेशन किया गया था। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करी गई थी, और हम कैपिटल गुड्स को इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं, वो भी एक फ्रीडम हमें यहाँ पे मिली थी। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बेसिकली हमने बात करी मॉनेटरी सिस्टम की। सो इसमें आरबीआई का जो रोल है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में कन्वर्ट कर दिया गया। रेगुलेटर से रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स खुद से इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते थे। प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे ऑपरेट होने शुरू हुए थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है। ठीक। टैक्स रिफॉर्म्स क्या है? टैक्स रिफॉर्म्स में बेसिकली गवर्नमेंट को पता था कि यार टैक्स की चोरी बहुत होती है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स को सिंप्लीफाई किया, रेट्स को कम कर दिया ताकि टैक्स इवेजन कम हो पाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो। गवर्नमेंट ने सोचा इंडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, हम कैसे जो टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस है उसको सिंपल कर सकते हैं। तो वो सब रिफॉर्म्स आए थे टैक्स रिफॉर्म्स के अंडर। ठीक है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स या फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इसमें बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करने के लिए रुपीस को डीवैल्यू किया गया, और मार्केट को ये पावर दी कि वो एक्सचेंज रेट फिक्स कर सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म करा, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया था, और एक्सपोर्ट ड्यूटी की तो कम्प्लीटली हमने हटा ही दिया था ताकि इजीली हमारा ट्रेड हो पाए, फ्री ट्रेड हो पाए। ठीक है। ओके। फिर बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन में लिखा है इट मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। दो तरह से आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो। एक बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को मैनेजमेंट एंड ओनरशिप से ही निकाल दो। ठीक है। और दूसरा हम डिसइन्वेस्टमेंट करके भी प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं, लिखने के लिए आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं, कि एक तो फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करता है, फंड्स रेज कर सकते हैं थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर के वर्कलोड को कम किया जा सकता है, एफिशिएंसी बढ़ेगी पब्लिक सेक्टर की। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और एफडीआई भी इंक्रीज होगा। ठीक है। देन इसके बाद ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, कि हमें बाहर की कंट्रीज का संग भी ट्रेडिंग बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है। तो इससे क्या होगा, हमें नई टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, नए मेथड्स मिलेंगे प्रोडक्शन के, कैपिटल का इनफ्लो होगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है जी। फॉरेन सेक्टर की कंडीशन इंप्रूव हो पाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और ग्लोबल इंटीग्रेशन हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो इन पॉइंट्स को हल्का फुल्का आपको बस कीवर्ड्स याद रखना कुछ कुछ, ताकि आपको वर्ड्स पता हो तो आप उससे कुछ ना कुछ लाइन बना पाओ, आपको लिखने के लिए काम आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि आईडी में आपके पास में देखो वर्ड्स होने चाहिए ताकि आप कुछ कुछ स्टोरी बना पाओ, खुद को एक्सप्रेस कर पाओ। टू द पॉइंट तो हमें करना नहीं है बिल्कुल, आईडी में यू हैव टू एक्सप्रेस। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो चीजें। ओके। फिर ग्लोबलाइजेशन का ही एक आउटकम था आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ थर्ड पार्टी। तो जो काम आप पहले खुद से करते थे, अब वो आपने किसी और कंट्री को डेलीगेट कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। ठीक है। दैट इज आउटसोर्सिंग। और इंडिया को आउटसोर्सिंग हब माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अच्छी आईटी सर्विसेज है, अच्छा लेबर है, क्वालिफाइड चीप लेबर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, इसीलिए। ठीक है। एलपीजी पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या क्या रहे, कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, वो काफी ज्यादा ग्रो हुआ। हमारे देश में एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो पाए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखो इंक्रीज हुए थे, अमाउंट गिवन, हम एक्सपोर्टर बन चुके थे ऑटो पार्ट्स के, इंजीनियरिंग गुड्स के, जीडीपी इंक्रीज हुआ था, प्राइस जो हमारे बढ़ रहे थे पहले, इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल हो गया था, बीओपी का डेफिसिट भी करेक्ट हो गया था। ये कुछ पॉजिटिव्स हैं एलपीजी पॉलिसी के।
ठीक है। फेलियर्स की अगर हम बात करें तो फेलियर्स में नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस ज्यादा नहीं रहा था एलपीजी पॉलिसी का। रीजन क्या है कि सब्सिडीज हटा दी गई थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम थी एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ हम लोग कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो चुके थे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन जा रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ कम देखने के लिए मिली, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक जो हमारे गुड्स होंगे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट था नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम हो गया। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव रही, फिजिकल पॉलिसीज में कुछ कुछ प्रॉब्लम रही, और ग्रोथ जो है वो फिर काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड हमें देखने के लिए मिली। ओके। इसके बाद डीमोनेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। डीमोनेटाइजेशन यानी कि हम एग्जिस्टिंग करेंसी को विड्रॉ कर रहे हैं और न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो डीमोनेटाइजेशन जो लेटेस्ट हुआ था वो था 2016 में, 8 नवंबर 2016। ठीक है। क्यों करते हैं हम डीमोनेटाइजेशन? ताकि ब्लैक मनी को कर्व कर पाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाए, जो फ्लो फंड्स हैं वो इलीगल एक्टिविटी में ना जाएं, और कैशलेस इकोनॉमी हमें अटेन करनी है। ठीक है। देन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने बाकी सभी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा, और एक सिंगल टैक्स आया जीएसटी 2017 में। ठीक है। जीएसटी 2017 में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लेके आता है टैक्स रेट में। आप आईटीसी, इनपुट टैक्स रेट का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। ओके, काफी सही इसके लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा है, और टैक्स रिजीम को भी इसने सिंप्लीफाई करा। ओके, ये हो गया यूनिट नंबर 1। ठीक है। इसके बाद देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? सो ह्यूमन कैपिटल का मतलब इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एजुकेशन। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्किल्स है, नॉलेज है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल का मतलब कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है फिजिकल एसेट्स में, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, इम्प्लीमेंट्स, इसमें कितना कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज फिजिकल कैपिटल। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमारे देश में जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो स्किल्ड पीपल हैं, उनका नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है। इट इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करना है तो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? कि एक तो एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, माइग्रेशन पे खर्चा करो, इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करो, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में भी सोचो, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो एक तो इनोवेशंस में हेल्प करता है, इन्वेंशंस में हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स को इनेबल करता है कि वो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स को, एडवांसमेंट्स को समझ पाए और खुद को उसके संग अडेप्ट कर पाए। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों में फर्क है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है एंड ह्यूमन कैपिटल एक नैरोअर टर्म है। ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड है कि एजुकेशन और हेल्थ तो इंटीग्रल हैं ह्यूमन के वेल बींग के लिए, ह्यूमन के वेल बींग के लिए इंटीग्रल है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में क्या है? एजुकेशन आपको पता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप लिख सकते हो, बेसिक बेसिक चीजें। एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या अचीवमेंट्स रही? तो इसमें लिखा है कि अडल्ट लिटरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया था, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट भी इंक्रीज हुआ था, और यूथ का लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ था। तो ये कुछ हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं जो आपको देख लेने हैं। ठीक है। देन चलते हैं रूरल डेवलपमेंट पे। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपको रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, सोशियो और इकोनॉमिक दोनों तरीके से हमें रूरल एरियाज को डेवलप करने के बारे में सोचना है। ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसके साथ साथ आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना रहते हुए और भी ऑल्टरनेटिव्स चेक कर पाओ। ठीक है। तो इसमें हम फोकस करते हैं कि एरियाज क्या क्या हैं। एक तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर डेवलप करना है, लैंड रिफॉर्म्स सही होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, पॉवर्टी कैसे हम कम कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। आईटी सेक्टर का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में? तो आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप ट्रीटमेंट, जिनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारी लैंड की क्वालिटी किस तरह की है, वेदर कंडीशंस किस तरह की हैं, उन सबको हम चेक करते हुए आईटी सेक्टर के थ्रू हम फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।
रूरल क्रेडिट क्या होता है? रूरल क्रेडिट यानी कि फार्मिंग के लिए हमें क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे फार्मर्स स्मॉल हैं और मार्जिनल हैं, पुअर हैं, तो उनके पास एज सच कोई बेनिफिट तो होता नहीं है। और दूसरा, बहुत ही ज्यादा जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है ना। एक बार ही आपने अगर क्रॉप्स सो कर दी, बो दी, तो हार्वेस्टिंग तक बहुत टाइम लगता है, तो जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी लंबा है। इसके वजह से फार्मर्स को पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो वो क्रेडिट अवेल करते हैं। अब जो क्रेडिट है दो तीन टाइप का हो सकता है। एक है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे टाइम के लिए अगर आपने लोन लिया है, परमानेंट एसेट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, इनपुट्स अगर आपको खरीदने हैं महंगे महंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में आएंगे। मीडियम टर्म में, जैसे कि अगर आपको मशीन परचेज करनी है, डिगिंग वेल्स, कंस्ट्रक्टिंग फेंसेस, तो ये सब आते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट में। और शॉर्ट टर्म यानी कि क्विकली अगर आपको सीड्स परचेज करने हैं, टूल्स चाहिए, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इन सब को परचेज करने के लिए जो आप लोन लेते हो 6 से 12 महीने के लिए, वो आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट में। ठीक है। अब क्रेडिट अवेल करने के लिए आपके पास दो सोर्सेज हैं। एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स, शॉपकीपर्स, कमीशन एजेंट्स, ये सब। और इंस्टीट्यूशनल में आते हैं हमारे एस्टैब्लिश्ड सोर्सेज, जैसे कि नाबार्ड, 1982 में आया, एपेक्स बॉडी है जो कि पूरे रूरल क्रेडिट सिस्टम को मॉनिटर करता है। ठीक है। दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब इसमें फार्मर्स मिलके कुछ फंड बनाते हैं और चीप रेट्स पे उनको लोन मिल जाता है। तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है बाय दी फार्मर्स। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दूसरा है रीजनल रूरल बैंक्स, की बैंक्स स्टैब्लिश्ड हैं अलग अलग रीजन वाइज। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई। तो ये सब हमारे आते हैं किसमें? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ठीक है। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। क्यों जरूरत है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की? क्योंकि फार्मर्स जो हैं उनके संग मैनिपुलेशन हो रहा है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है अबाउट द मार्केट। ठीक है। प्रॉपर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है, उन्हें अपने प्रोड्यूस का प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि मार्केट्स को रेगुलेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंट्रोड्यूस करा, और कुछ और पॉलिसीज बनाई, जैसे कि बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब कि आप सिंगल क्रॉपिंग से शिफ्ट हो रहे हो मल्टीपल क्रॉपिंग पे। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग पे आप जा रहे हो, जिससे क्या होगा? एक तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, और आपका इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट बन सकता है, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज जैसे कि आपके पास एग्रीकल्चर, सॉरी, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं नॉन फार्म में, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आईटी सेक्टर, डेयरिंग, ये सब किस में आते हैं? नॉन फार्म या नॉन एलीड एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में लिखा है इट इज द फार्मिंग जिससे हम रिस्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। आप उन चीजों को यूज कर रहे हो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, ऑर्गेनिक मेन्योर को यूज करते हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? एक तो चीपर होंगे ऑर्गेनिक इनपुट्स, दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, इनकम जनरेट हो पाएगा, लेबर इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिमिटेशंस क्या क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो यील्ड्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो जनरली लो होते हैं इन द इनिशियल ईयर्स। इनकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है, तो जितना भी फूड प्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, उनकी जो लाइफ है, कंजम्पशन लाइफ, वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, और चॉइस ऑफ क्रॉप्स भी इसमें कम देखने के लिए मिलती हैं अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमें पता ही है। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो लोग खुद का, अपनी खुद के रिसोर्सेज को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। और दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर अगर आप काम कर रहे हो, किसी के द्वारा अगर आप हायर्ड हो, तो वो आएगा वेज एम्प्लॉयमेंट पे। वेज एम्प्लॉयमेंट में दो होते हैं, एक तो रेगुलर, दूसरा कैजुअल। ठीक है, रेगुलर एंड कैजुअल। और आपके पास है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फॉर्मूला है वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है।
देन नेक्स्ट है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो कैजुअलाइजेशन का मतलब कि इट इज द मूवमेंट ऑफ रेगुलर सैलरीड टू कैजुअल वेज वर्कर्स, कि लोग रेगुलर को छोड़ के कैजुअल की तरफ जा रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्यों? क्योंकि यार डिमांड बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। रेगुलर में आपको ज्यादा स्किल्स चाहिए, ज्यादा क्वालिफिकेशंस चाहिए, नहीं है, जिसकी वजह से लोग कैजुअल की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आता है। जॉबलेस ग्रोथ क्या है? कि जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग बट विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जब जीडीपी इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, उसी को हम बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन यानी कि कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। मतलब लोग फॉर्मल छोड़ के इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर में हम बात करते हैं सारे के सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, और वो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जिसमें 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। वो आता है फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में आपकी जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल में सारे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आएंगे जिसमें लेस देन 10 वर्कर्स हैं, वो आता है इनफॉर्मल में। इसमें रेगुलर इनकम नहीं होती, गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कभी भी वर्कर्स को निकाल दिया जा सकता है काम से। ठीक है, दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि आप काम ढूंढ रहे हो, विलिंग भी हो, एबल भी हो, बट काम नहीं मिल रहा। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में देखने के लिए मिलता है एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप कुछ टाइम के सीजन के लिए आप एम्प्लॉयड हो, बाकी सीजन अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है। एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे फेमस। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। ठीक है। अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस बहुत सिंपल है, जस्ट एक बार देख लो। ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में? तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली भी डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। कैसे? अपने खुद के डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज ओपन करके। गवर्नमेंट के अपने भी तो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उसमें वैकेंसी निकाल के। और दूसरा इनडायरेक्ट कैसे? कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करती है ताकि वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। ठीक है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एनवायरमेंट का मतलब क्या है? इट इज द टोटल ऑफ प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटालिटी ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे बायोटिक हो चाहे ए बायोटिक हो। ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है? कि एक तो सप्लाई करता है रिसोर्सेज, वेस्ट को एसिमुलेट करता है, लाइफ को सस्टेन करता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है एनवायरनमेंट। ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का। ये बोला जाता है कि जो वेस्ट है वो जो एनवायरनमेंट है उसकी कैपेसिटी के अंदर आना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा अगर आप वेस्ट जनरेट करोगे तो एनवायरनमेंट उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, और वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर चला जाएगा, जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल पाएंगी। ठीक है। ओके। एनवायरमेंटल क्राइसिस कब होगा? जब रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिसोर्स रीजनरेशन, तो हमें एनवायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज हैं। तो एक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जानते हो सब लोग क्या मतलब है? कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इसको तो जस्ट रीड मार लेना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन यानी कि रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कि हमें सीएफसी के कंजम्पशन को खत्म कर देना है। ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हो? सोशल अवेयरनेस के थ्रू। पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो। ठीक है। और आप लोग क्या करो? एफॉरेस्टेशन पे फोकस करो, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल वेस्ट को मैनेज करना, ये सब। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम खुद की भी नीड्स पूरी कर पाए और बाकी की आने वाली जनरेशन की भी। सो
क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? एक तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करो, जैसे कि विंड एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सब हमें यूज करना है। दूसरा, एलपीजी गोबर गैस का यूज करना, सीएनजी को प्रमोट करो, सोलर पावर को प्रमोट करना है, बायो कंपोस्टिंग, मिनी हाइडल प्लांट्स को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायो पेस्ट कंट्रोल, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, इनको देख लेना। कंपैरेटिव डेवलपमेंट, इंडिया चाइना पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो चाइना में कुछ कैंपेन्स आए थे, जैसे कि जीएलएफ कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में, जिसमें फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया था 1965 में, जिसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बाहर भेजा गया था काम सीखने के लिए। और 1978 में आए थे रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्म्स भी दो फेजेस में आए थे। पहले फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आए थे, और दूसरे फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए। ठीक है, इसके साथ साथ डुअल प्राइसिंग पॉलिसी भी थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी थे। ठीक है जी। पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया था। ये सब किसमें था? पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद आपको देखो, ये तो डेटा ही गिवन है। ठीक है, तो डेटा आप चेक कर सकते हो कि अगर हम इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करें, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो चाइना में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि चाइना में आया था वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सेक्स रेशो इंडिया में सबसे कम है, चाइना में सबसे ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट भी पाकिस्तान में सबसे हाई है। फर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी तो डेटा वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको डेटा गिवन ही होगा। ठीक है, एंड एचडीआई इंडिकेटर्स गिवन है। ओके, बस इतना ही है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स ही थे जो हमें देखने थे, एंड वी आर डन फाइनली। ठीक है, सो यस, ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्विकली रिवाइज कर लिया पूरा का पूरा ह्यूमन सॉरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत से टॉपिक्स थे जो बुक्स में है बट इसमें नहीं गिवन थे, बट कोई बात नहीं, एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा। मेजोरिटी टॉपिक्स हमने कवर कर ही लिए। ठीक है, क्विकली था तो हमने कर लिया, एंड दैट्स इट। ठीक है, और दिस इज द लास्ट वीडियो। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स डन है हमारा, सब कुछ मैंने कवर करवा ही दिया है। आपने अभी तक अगर मुझे फॉलो करा है, जितनी वीडियोस मैंने पोस्ट करी हैं, तो चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो गई हैं। ठीक है, बाकी अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, मेरा गला खराब हो चुका है, बट ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।